हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 20, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरे चैप्टर का चौथा वीडियो है। तो बेटे ये बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का 20वां वीडियो है, और इससे पहले 19 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आप-बाहु नियम, जिसे आप-बाहु प्रिंसिपल भी कहते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आप-बाहु नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो मैं आपको बताता हूं कि आप-बाहु किसी वैज्ञानिक, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। आप-बाहु कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक का। और आप-बाहु का मतलब होता है बनाना। बनाना माने निर्माण करना या फॉर्मेशन करना। तो आपको पता होना चाहिए कि आप-बाहु कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। इसका मतलब होता है बनाना या निर्माण करना या फॉर्मेशन करना। ठीक है। अब ये बात तो पता चल गई कि आप-बाहु खुद किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आप-बाहु नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, और उसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ आ जाए, उसके आंसर्स में से एक ऑप्शन लिखा हुआ आ जाए आप-बाहु, और आप आप-बाहु के ऊपर ही टिक मार्क लगा दो, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखना है कि आप-बाहु का नियम, आप-बाहु नाम का कोई वैज्ञानिक नहीं था, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलजुल कर इस नियम को दिया था। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि आप-बाहु किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अपितु यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है बनाना, निर्माण करना या फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब अगला सवाल आता है कि सर आप-बाहु नियम में क्या बात बताई गई। देखो मैं बताता हूं क्या बात बताई गई आप-बाहु नियम में, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं? नॉर्मली सोचते हैं कि यदि ये हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, किसी एटम का न्यूक्लियस, और ये इसकी पहला ऑर्बिट है या शेल है, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल और छठा शेल। ठीक है। और चलो सातवां भी बना देते हैं, सात से ज्यादा शेल तो होते ही नहीं किसी भी एटम में। पहले सेल को हम कहते हैं KLMNOPQ, ये इनके नाम होते हैं शेल के। ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा है, पांचवा है। शेल कह दो या फिर आप ऑर्बिट भी कह सकते हो, और हिंदी में कहते हैं कक्षा। तो नॉर्मली बच्चे ये सोचते हैं कि जब इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू होंगे, तो पहले तो ये वाली ऑर्बिट या ये वाली कक्षा भरेगी पूरी, पहली कक्षा, और पहली कक्षा के भरने के बाद दूसरी कक्षा भरेगी, फिर तीसरी कक्षा भरेगी, फिर चौथी कक्षा भरेगी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं। नॉर्मली बच्चा यही सोचता है, पर बेटे ये सच्चाई नहीं है, ये गलत है बात बिल्कुल। आपको पता है कि जो शेल होता है ना, शेल, शेल माने शेल कह दो या फिर आप ऑर्बिट भी कह सकते हो। शेल या ऑर्बिट जो होते हैं हमारे, इन सेल या ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं बताओ? इनके अंदर होते हैं सब शेल।
क्या होते हैं? सब शेल, या फिर हम सब ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और सब ऑर्बिट के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कक्षक। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शेल्स या ऑर्बिट का बढ़ता हुआ क्रम है, उसके अनुसार किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है सबसेल और ऑर्बिट की बढ़ती हुई एनर्जी के क्रम में। यानी सेल के हिसाब से कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरते किसी भी परमाणु में। इलेक्ट्रॉन भरते हैं सब सेल या ऑर्बिटल के आधार पर। और मोटी बात बताऊं तो सब सेल के आधार पर ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यानी उपकोष के आधार पर। आप कभी भी कक्षाओं को या ऑर्बिट्स को नहीं देखोगे, आप हमेशा देखोगे सब सेल को और ऑर्बिटल को। कैसे देखोगे? देखो मैं बताता हूं आपको। मैंने आपको बताया इस नियम के अनुसार किसी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बढ़ते क्रम में होती है। इसका मतलब क्या है? मतलब आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखने हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सब ऑर्बिट या सब सेल देखने हैं। इसका मतलब यह है कि यहां जो लिखा हुआ है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का बढ़ते क्रम में होते हैं। ठीक है, किस तरह मैं बताता हूं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद उससे अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल भरता है, उससे अधिक एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरता है, और यह सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहता है। अब ये बात बच्चों की समझ में नहीं आती कि क्या बताया सर आपने, कुछ समझ में ही नहीं आया। बेटे मैंने यूं बताया कि मान लो ये आपका एक क्रिकेट का मैदान है बहुत बड़ा, ये क्रिकेट का बहुत बड़ा मैदान है, और इसमें यहां है पिच बनी हुई जहां ये बैट्समैन खड़ा होगा और बॉलर बॉलिंग करेगा। पूरा बड़ा फील्ड है, और इस फील्ड के चारों तरफ यहां लगी हुई हैं सीटें। पहली सीटों की लाइन ये लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन ये लगी हुई है। इस तरह खाली पड़ी हुई हैं, सारी सीटें यहां खाली पड़ी हुई हैं, और मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी लाइन ये है, सीटों की खाली लाइन, और चौथी लाइन ये है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, और यहां सबका टिकट जो है वो सेम रेट का है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जो दर्शक आएंगे फील्ड में, वे कहां बैठना पसंद करेंगे? सबसे पहले जो रास्ता आता है ना, वो रास्ता मान लो यहां से आता है, और यहां इस जगह ये रास्ता सीधा यहां निकलेगा, और यहां से फिर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यहां से आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और यहां से भी आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा यदि पीछे की सीटों पे बैठना है। और ये हमारा अंदर क्या है, यहां से यहां तक पूरा फील्ड है, पूरा क्रिकेट का मैदान है। तो सबसे पहले जो आएंगे अंदर आदमी, आपको सबको पता है कि पहले वे यहां बैठेंगे, इस जगह यहीं तो बैठेंगे। यहां बैठना शुरू कर दिया, आदमी आते रहे, दर्शक आते रहे, और यहां बैठते रहे, यहां बैठते रहे। तो ये सीटें जो फील्ड में एंट्री करते ही सबसे पहले आती हैं, और जो फील्ड के सबसे ज्यादा नजदीक हैं, वहां पहुंचने में और वहां से मैच देखने में कुछ अलग ही मजा है। वहां देखने में भी मैच को ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती है, और वहां पहुंचने में भी ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो सबसे पहले ये सबसे नजदीक वाली सीटें पूरी भर जाएंगी खचाखच। उसके बाद जब ये वाली सीटें सारी भर जाएंगी, उसके बाद भरेंगी फिर दूसरी सीटें, यानी ये वाली सीटें, ये वाली सीटें भरेंगी। भाई किसी को शौक है ज्यादा ऊपर चढ़ के बैठने का, तो उसकी बात तो दूसरी है।
पर नॉर्मली हमें पता है कि दूसरे नंबर पे कौन सी सीटें भरेंगी, ये पता है हमें, ऐसा ही तो होगा। और तीसरे नंबर पे क्या होगा, जब ये वाली सीटें भी भरगी तो ये वाली सीटें भरेंगी फिर। मतलब ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है आपकी? तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कौन सी सीटें भरी, जिनकी ऊर्जा सबसे कम थी, जिनमें आदमियों का पहुंचना आसान था, जिनमें बैठकर मैच को देखने में सबसे ज्यादा आनंद आता, वे सीटें सबसे पहले भरी। इसी तरीके से जिससे हमने ये वाली सीटें पहले भरी, फिर ये भरी, फिर ये भरी, फिर ये भरेंगी। इसी तरीके से जैसे यहाँ लाइनों का या सीटों का क्रम है ना, यानी ऊर्जा का क्रम, उसी तरीके से हमारे परमाणु के उपकोष होते हैं, उपकोष और कक्षक। तो क्या होता है, मान लो मेरे पास कई सारे कक्षक हैं, तो मैं यूं देखूंगा कि सबसे कम कक्षक कौन सा है जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, या कौन सा सबसेल है जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। जिस कक्षक की या जिस सबसेल की ऊर्जा सबसे कम होगी, वो ही सबसे पहले भरेगा। और जब वो पूरा भर जाएगा तो उसके बाद जिस सबसेल की ऊर्जा उससे ज्यादा होगी वो भरेगा। और जब वो भी पूरा भर जाएगा तो उससे ज्यादा ऊर्जा वाला सबसेल भरेगा। तो इसीलिए यहां लिखा है, देखो यहां लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की एंट्री एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बढ़ते क्रम में होती है। यानी पहले जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी या जिन सब ऑर्बिट की, यहां वैसे सब ऑर्बिट लिखना ज्यादा उचित रहेगा, ध्यान रखना, जिस सब ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम है पहले वही भरेगा, और फिर उसके बाद वो भरेगा जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा है। समझ में आ रही ना बात? मतलब इलेक्ट्रॉन आते जा रहे, भरते जा रहे, आते जा रहे, भरते जा रहे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में भरेगा? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन सब ऑर्बिट में भरेंगे जिनका एनर्जी सबसे कम होगा। ठीक है, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो, अर्थात इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरते हैं जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद उससे अधिक एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरता है, और यह सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, बात यह ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का भरना कक्षा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। कभी आप सोचो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा है, ये पांचवी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। आपको ऐसा नहीं सोचना कि पहले पहली कक्षा भरेगी, फिर दूसरी भरेगी, फिर तीसरी पूरी भरेगी, फिर चौथी, फिर पांचवी। नहीं, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कक्षा के आधार पर नहीं होता है बिल्कुल भी। इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है कक्षाओं के अंदर, जो होते हैं ना वो होते हैं कक्षाओं के अंदर उपकोष, उपकोष के आधार पर होता है। आपको बताया ना, उपकोष चार प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। चार प्रकार के उपकोष होते हैं और इनकी ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखो, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम n व l पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। n आपको पता है, n कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को या मुख्य क्वांटम संख्या को, जिससे हमें कक्षा की संख्या पता चलती है। और l कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को, जिसे हम दिंगशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं। और इससे पता चलता है इलेक्ट्रॉन के सब सेल का या सब ऑर्बिट का। तो ध्यान रखना है
कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम n व l पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? इसे n+l रूल भी कहते हैं। n+l का नियम पढ़ा था आपने क्लास 11th में। पहली बात, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू कम होता है वह ऑर्बिटल पहले भरता है। जैसे हम दो ऑर्बिटल्स लेते हैं, यहां एक तो लिया हमने 5s और एक लिया 4d। इन दोनों में देखना कि पहले 5s भरेगा या पहले 4d भरेगा। अब 5s यानी पांचवी कक्षा का s ऑर्बिटल है ये। मुझे यूं बताओ, पांचवी कक्षा है तो n का मान कितना होगा? 5 होगा ना। n से तो कक्षा के बारे में ही पता चलता है। और l का मान कितना होगा? 0। अब फिर घुमा दिमाग जी, l का मान 0 कैसे हो गया? l का मान 0 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ s उपकोष है। यदि मैंने आपको कल सिखाया था s p d f, ये हमारे उपकोष या सब सेल हैं, इनके लिए l के मान निकालने सिखाए थे कल तुम्हें। 0 1 2 3 ऐसे सिखाया था। SPDF 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3। तो मुझे एक बात देख के बताओ आप, जब ये 5s था तो s के लिए तो l का मान 0 ही होगा। s के लिए l का मान कितना होता है? 0। देखो कितना होता है? 0। क्लियर बात? तो हमने क्या काम करा, हमने यहाँ 5s के लिए n का मान निकाला 5 क्योंकि यहाँ पांचवी कक्षा है। l का मान 0 रखा क्योंकि ये s है। फिर हमने निकाला n+l और n का वैल्यू हमारा 5 है, l का 0 है, तो 5 + 0 5। इसका मतलब साफ है कि हमारे पास जो इन्होंने पहला ऑप्शन हमें दे रखा है ना, पहला ऑप्शन दे रखा है 5s। 5s के लिए n+l का मान आया 5। दूसरा है 4d। अब देखो 4d, n का वैल्यू तो 4 ही होगा क्योंकि चौथी कक्षा है, और l का वैल्यू d के लिए क्या होगा? 2। देखो s p d और f 0 1 2 और 3। तो बताओ d के लिए कितना आया वैल्यू? 2 आया ना, इसलिए हमने l का वैल्यू यहाँ क्या लिखा है? 2। अब देखो 2 लिख दिया, हमें पता चल गया कि 4d के लिए n का मान तो 4 होता है, यहां से पता चलता है n का वैल्यू। l का वैल्यू d के लिए 2 होता है, n+l क्या हो जाएगा? 6। तो 5s के लिए n+l आया 5, जबकि 4d के लिए n+l का वैल्यू आया 6। तो जिसके लिए भी n+l का मान कम है, इसके लिए कम है। देखो 5 तो छोटा ही है 6 से, इसलिए पहले 5s उपकोष भरेगा। ध्यान रखना, नीचे लिखा इसलिए पहले 5s भरेगा। अब एक नॉर्मल बच्चा पता क्या सोचता है? नॉर्मल बच्चा सोचता है कि सर 5s तो पांचवी कक्षा का s उपकोष है, ये तो पांचवी कक्षा का हिस्सा है, और ये है चौथी कक्षा का हिस्सा 4d। तो पहले तो सर चौथी कक्षा भरेगी पूरी। पहले कौन सी कक्षा भरेगी सर? चौथी कक्षा। चौथी के बाद फिर भरेगी पांचवी कक्षा। तो ऐसा ही तो सोचते हैं बच्चे, पर बेटे यहाँ कक्षा के ऊपर, ऑर्बिट के ऊपर, सेल के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। जब आप सेल में, ऑर्बिट में या कक्षा में घुसोगे ना, आपको मिलेंगे सब सेल या उपकोष, और सब सेल या उपकोष या सब ऑर्बिट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहां बनेंगे। पहला पॉइंट पढ़ा, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू कम होता है वह ऑर्बिटल पहले भरता है। तो 5s और 4d के लिए निकालना हमने। 5s के लिए n+l का वैल्यू आया 5, जबकि 4d के लिए n+l का वैल्यू आया 6। जिसके लिए n+l का वैल्यू कम आता है पहले वही उपकोष भरता है, इसलिए 5s पहले भरेगा ना कि 4d। भले ये पांचवी कक्षा हो या चौथी, पर पांचवी कक्षा का s पहले भरेगा, चौथी कक्षा का d भरेगा बाद में इलेक्ट्रॉनों से।
अब देखो दूसरा रूल देखो, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि यदि दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू इक्वल हो तो पहले वह ऑर्बिटल भरता है जिसके लिए n का वैल्यू कम होता है। जैसे मान लो हमारे से कोई सवाल पूछ ले कि 3p और 4s इनमें से पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेगा, तो हम कहेंगे बहुत आसान है, 3p और 4s। 3p के लिए n की वैल्यू 3 है क्योंकि तीसरा ऑर्बिट है, तीसरा सेल है, तीसरी कक्षा है। l की वैल्यू 1 है, क्यों है l की वैल्यू, ये p है ना, p के लिए l की वैल्यू हम बता रहे कि 1 है। देखो s, p, d और f, 0, 1, 2 और 3। तो बताओ p के लिए कितनी वैल्यू है, 1 है ना p के लिए वैल्यू। यहां से देखते हैं हम वैल्यू, ठीक है। 3p के लिए n बराबर 3, l बराबर 1, n प्लस हो जाएगा, n प्लस l हो जाएगा 3 प्लस 1 4। 4s के लिए ढूंढो, n बराबर 4, l बराबर 0, s के लिए तो 0 ही होता है ना, spdf 0 1 2 3। तो n प्लस l क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0 बराबर 4। तो बेटे 3p के लिए भी n प्लस l का वैल्यू 4 आया और 4s के लिए भी n प्लस l का वैल्यू 4 आया। यदि इन दोनों के n प्लस l के वैल्यू अलग अलग आते तो पहले वो वाला उपकोष भरता या सबसेल भरता या सब ऑर्बिट भरता जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू कम होता। पर यहां तो दोनों के लिए ही n प्लस l का वैल्यू बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरेंगे जिसके लिए n का मान कम होगा। अब देखो n का मान इसके लिए 3 है और इसके लिए 4 है, तो पहले 3p भरेगा, नीचे लिख दिया इसलिए पहले 3p भरेगा। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, यदि दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस l का वैल्यू इक्वल हो तो पहले वह ऑर्बिटल भरता है जिसके लिए n का वैल्यू कम होता है। इसके लिए n प्लस l का वैल्यू 4 आया तो इसके लिए भी 4 आया, तो पहले वो भरेगा जिसके लिए n का मान कम होगा। इसके लिए n का मान 3 है जबकि इसके लिए n का मान 4 है, तो पहले ये भरेगा 3p वाला फिर 4s, ठीक है। नीचे हमने लिख दिया इसलिए पहले 3p भरेगा। अतः ऑर्बिटल्स या सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा, देखो ये क्रम है, ध्यान से समझना, इस क्रम को, बहुत काम की चीज है। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ये होता है, सबसे पहली बात यहां हमने लिखी है कक्षाएं, पहली कक्षा को K कहते हैं, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N, पांचवी को O, छठी को P और सातवीं को Q। पहली कक्षा में केवल एक उपकोष होता है 1s, दूसरी कक्षा में दो होते हैं 2s और 2p, तीसरी कक्षा में तीन होते हैं 3 का s, 3 का p और 3 का d, चौथी कक्षा में चार होते हैं उपकोष 4s, 4p, 4d, 4f। छठी में भी कितने होते हैं, पांचवी में भी कितने होते हैं, चार, 5s, 5p, 5d, 5f। और छठी में होते हैं, अब घटने शुरू हो गए, तीन, 6s, 6p, 6d। सातवीं में होते हैं 7s, 7p। तो आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो हमने तीर के निशान लगाए हैं ना ऐसे, वैसे तो 11th क्लास में आपने पढ़ ही लिया था। देखो मैं एक बात बता देता हूं आपको फिर भी, देखो यदि हम यहाँ कक्षाओं की बात करें ना, ऑर्बिट्स की, पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा, फिर पांचवी और फिर छठी और फिर सातवीं, इससे ज्यादा कक्षाएं होती ही नहीं किसी भी एटम में। अब पहली कक्षा में एक ही उपकोष होता है जिसे कहते हैं s, दूसरी में दो होते हैं s और p, तीसरी में तीन होते हैं s, p और d उपकोष, और चौथी में चार होते हैं s, p, d और f। पांचवी में भी अब तक चार उपकोषों का ही पता चला है, s, p, d, f। छठी में होते हैं s, p और d, सातवीं में होते हैं s और p। क्लियर बात, ये उपकोष होते हैं। अब इनके बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए, बात ये पता होनी चाहिए
कि पहली कक्षा का एस है तो इसे आप 1s कहोगे, ये दूसरी कक्षा के हैं 2s और 2p कहोगे, तीसरी कक्षा के हैं तो 3s 3p और 3d कहोगे, चौथी कक्षा के हैं तो 4s 4p 4d और 4f कहोगे, पांचवी के हैं तो 5s 5p 5d और 5f कहोगे, छठी के हैं तो 6s 6p और 6d कहोगे, और सातवीं के हैं 7s और 7p कहोगे। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात आप ये ध्यान रख सकते हो कि s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं मैक्सिमम। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2। और p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 6। और d में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 10। d में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो सकती है, और f में हो सकती है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि पहले तो 1 और 1 काटो, फिर 2 और 2 काटो, फिर 3 और 3 काटो, फिर 4 और 3 काटो, और तीर के निशान सबके लगा दो नीचे की तरफ को, ऐसे नीचे की तरफ। और अब ये जो आपके पास सीक्वेंस आया ना, ये एक स्पेशल सीक्वेंस आया। कौन सा आया? देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ये सीक्वेंस आया 1s2, इसकी ऊर्जा सबसे कम है इस उपकोष की। जब ये भर जाएगा ना पूरा, ये तीर का निशान पूरा हो गया, अब इसका नंबर आया, ये है 2s2, ये भरेगा। और 2s2 के पूरे भरने के बाद ये भी तीर का निशान खत्म, यहां खत्म तो यहां से शुरू होना चाहिए, इधर से शुरू होगा 2p6 और 3s2, इससे ज्यादा ऊर्जा होगी 2p6 की, उससे ज्यादा ऊर्जा होगी 3s2 की, और 3s2 के बाद आता है 3p6 4s2। अगला तीर शुरू हो जाता है ना ऊपर से नीचे की तरफ, 3p6 और इससे ज्यादा ऊर्जा होती है 4s2 की। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहते हैं, और बढ़ते बढ़ते जब हम यहां तक पहुंचेंगे ना 7p6, तो हमारे पास 7p6 में जिस भी परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और उसमें लास्ट में 7p6 आता है, तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 118। कितने हो जाएंगे? 118। और अब तक 118 तत्वों का ही पता चला है वैज्ञानिकों को। तो आप जब किसी भी तत्व का या किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो आपको यहां से शुरुआत करनी है, यहां से देख रहे ना यहां, और यहां उसे खत्म करना है यदि उसमें इलेक्ट्रॉन यहां तक भरे गए। देखो कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। देखो, ये हमारे पास आप बाहु के नियम का एक लिखने का तरीका है, जिसमें हमने उपकोषों को यानी सब सेल को या सब ऑर्बिट को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। पहले इसे भरो, फिर 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 इसे, और फिर इसे, और फिर इसे। अच्छा, एक चीज आपको बतानी चाहिए, यहां मैंने लिखी नहीं, एस के ऊपर 2-2 नहीं लिखा, पी के ऊपर 6-6 नहीं लिखा, डी के ऊपर 10-10 नहीं लिखा, एफ के ऊपर 14-14 नहीं लिखा, पर नीचे तो लिखा हुआ। नीचे क्या लिखा हुआ कि एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं। तो यदि आप इस सीक्वेंस को लिखोगे ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p, यहां तक लिखोगे। एस के सब के ऊपर 2-2 लिख सकते हो, पी के ऊपर 6-6, डी के ऊपर 10-10 और एफ के ऊपर 14-14 लिख सकते हो। ठीक है, ये बता दिया आपको कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में आ जाते हैं, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, डी उपकोष में 10 और एफ में 14। सीक्वेंस वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि शुरू से लेके लास्ट तक कैसे चलना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये सीक्वेंस 7p6 तक पहुंचेगा। देखो,
मतलब यही तो लिखा जा रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 और 5f14 6d10 और 7p6 यहां तक जाएगा। और ये यहीं तक जा रहा, देखो 7p6 तक ही जा रहा, 1s2 से स्टार्ट हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6। अब जैसे कोई पूछता है कि सोडियम का लिखो, सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सोडियम 11 का देखो कैसे लिखेंगे हम। सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है। सोडियम का कितना होता है 11। तो यदि सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो यहां भरने शुरू कर दो। पहले यो तीर, फिर यो तीर, फिर यो तीर, फिर यो तीर, फिर यो तीर। 11 भरने ना इलेक्ट्रॉन, ये 11 इलेक्ट्रॉन भरने। क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, उससे ही पता चलता है कि उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 11 भरने हैं। 2 2 4 और 6 10 और 1 11, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है। अब यदि कोई आपसे पूछे कि हमें, तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम 12 का लिखना है, 12 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 2 4 6 10 और 2 12, 3s2 आएगा बाद में। देखो मैग्नीशियम में देखो 3s2 नहीं आया क्या। अब आ जाओ आप पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 19 इलेक्ट्रॉन भरने, देखते हैं चलो 19 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हुए, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18। ठीक है। और 3p6 के बाद 4s1, ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखते हैं चलो यही है क्या। देखो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब यदि आपको 20 का लिखना है तो 19 का था, कैल्शियम 20 का लिखना है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। देखो 4s1 की जगह 4s2 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये आपको एक चार्ट सा यहाँ दिखाई दे रहा ना, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से उपकोष की ऊर्जा सबसे कम है, 1s की है, और कौन से की ऊर्जा सबसे ज्यादा है, 7p की है। 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, जब वे 2 भर गए तो फिर 2s में भरेंगे 2, और जब 2s में 2 भर गए तो फिर उसके बाद 2p में कितने भरेंगे 10, और p में तो 6 भरते हैं 2p6 और फिर 3s2। इस तरह चलेगा ये। मतलब इसकी मदद से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, बकायदा उसका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कितना है, लिख दोगे। अब यहां सवाल आता है अपवाद या एक्सेप्शंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है अपवाद या एक्सेप्शंस। एटॉमिक नंबर 24 29 व 47 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय लास्ट s का एक इलेक्ट्रॉन लास्ट d में चला जाता है, जो आपबाहु प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। मतलब आपबाहु प्रिंसिपल तो यूं कह रहा कि इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे, बस और कुछ सोचना नहीं। पर ये कुछ स्पेशल एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर 24 29 47 हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपबाहु नियम से हम नहीं लिख सकते, क्योंकि आपबाहु नियम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका बताता है, ये कहते हैं कि वो गलत है, ऐसा होता नहीं। जैसे क्रोमियम 24 पे आ जाओ आप, मतलब यहां ये बताया गया कि आखिरी s लास्ट s का एक इलेक्ट्रॉन लास्ट d में चला जाता है। क्यों चला जाता है? बिकॉज फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सब सेल्स आर मोर स्टेबल।
ये बात बच्चों की समझ में नहीं आती, ध्यान से समझना, मैं बताऊंगा कैसे। फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। जब आप क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, देखो 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, 20 हो गए, 4 और चाहिए, 3d4 हो जाएगा। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं मिलता है देखने को, ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यूं बताओ, एस है, एस यहां लिखा हुआ है बिकॉज फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सब सेल्स आर मोर स्टेबल, लिखा हुआ है ना कि जो सब सेल्स होते हैं वे ज्यादा स्टेबल कब होते हैं, या तो मैं पूरे भरे हुए हूं और या तो मैं आधे भरे हुए हूं, जब ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब जैसे ये एस है, एस के एस सब सेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, यदि ये पूरा भरा हुआ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, खुश होगा, और यदि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो आधा भरा हुआ भी तो खुश होगा, वो भी तो स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी 3 स्थितियों में आती है, यहां तो हम 2 का ही जिक्र कर रहे हैं। कोई भी उपकोष कब स्टेबल होता है, या तो वो पूरा भरा हुआ हो और या तो वो आधा भरा हुआ हो। जैसे एस पूरा कब भरता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एस आधा कब भरता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और या फिर बेटे उसमें इलेक्ट्रॉन हो ही ना, वो खाली हो, जब भी वो स्टेबल होगा, जब भी क्या होगा, स्टेबल। अब देखो ध्यान से, यहां हमें एक बात पता चली कि एस जो है ना, एस एस की बात हम कर रहे हैं और इसके बारे में ये बता रहे हैं कि 2 हैं तो पूरा भर रहा खुश है, और 1 है तो आधा तो भर ही रहा, अब भी खुश है। तो यदि आखिरी एस अपना 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी डी को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन देने से पहले तो वो पूरा भरा हुआ था, स्टेबल था, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद आधा तो भरा ही हुआ, स्टेबल तो अब भी है वो। पर उसने इलेक्ट्रॉन डी को दिया क्यों, इसका फायदा क्या हुआ, मैं बताता हूं डी को क्या फायदा हुआ इससे। फायदा ये हुआ कि आप यदि डी की बात करते हो, डी में आप बनाते हो 1 2 3 4 5, 5 बनाते हो आप ऑर्बिटल, तो ये कब खुश होगा, या तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो, और या फिर 10 के आधे 5 तो हो ही, या तो ये फुल्ली फिल्ड हो, और फुल्ली फिल्ड नहीं है तो हाफ फिल्ड तो हो ही, या तो पूरा भरा हुआ हो, नहीं तो आधा भरा हुआ हो। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। कितने थे डी में, 4। क्रोमियम 24 में डी में 4 थे, 1 2 3 4। अब बताओ, 4 में ना तो ये पूरा भर रहा और ना तो ये आधा भर रहा। पर यदि एस अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, तो एस में तो हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 है तो पूरा भर रहा था, स्टेबल था, अब एस में 1 बचा है तो आधा तो एस भर ही रहा, स्टेबल तो अब भी है वो। जबकि डी में 4 थे, ना तो पूरा भर रहा था ना तो आधा भर रहा था, पर जब एस ने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो ये हो गया 3d5। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन में कम से कम आधा तो ये हो ही रहा, 5 इलेक्ट्रॉन में आधा तो भर ही गया, क्योंकि 10 में पूरा भर जाता है। तो एस ने किसकी हेल्प करी, 4s ने किसकी हेल्प करी, 3d की। किसकी करी, 3d की, कि भाई मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है जब भी मैं स्टेबल हूं, और यदि मेरे पास 1 रह जाएगा जब भी मैं स्टेबल हूं। पर तेरी तो हालत ज्यादा खराब है। क्यों है ज्यादा खराब, क्योंकि ना तो तेरे में 10 इलेक्ट्रॉन है जो तू पूरा भर रहा हो, और ना तेरे पास है 5 इलेक्ट्रॉन जो तू आधा भर रहा हो। इसका मतलब स्टेबिलिटी तो तेरे अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए मैं तेरी हेल्प कर रहा है यहाँ। तो दान उतना करना चाहिए कि अपने ऊपर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, इतना भी दान नहीं करना चाहिए कि अपना तो बिगाड़ लो सब कुछ, दूसरे का भला हो रहा। एस ने इसे दिया ना 1 इलेक्ट्रॉन, एस का तो कोई नुकसान नहीं है, जब 2 थे जब भी स्टेबल था, अब 1 है अब भी स्टेबल है। डी का पर इसने फायदा कर दिया, डी में 4 थे, ना तो वो पूरा भर रहा था ना तो आधा, अब डी में हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, आधा भर गया, वो भी स्टेबल हो गया, वो भी गंगा नहा गया। अब देखो कॉपर 29 को देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 9 29। पर ये गलत है। गलत यूं है कि डी में या तो 10 होते या तो 5 होते जब खुश होता है, ना तो इस पे 10 है ना तो 5 है, परेशान है।
तो S के फिर दिमाग में आएगा कि चिंता न करे, मैं दे रहा तुझे एक इलेक्ट्रॉन। तो D में कितने हो गए 10, और S में यहाँ 1 लिखना है, 1 ध्यान रखना, क्या लिखना है 1, S में रह गया 1। जब S में थे 2 इलेक्ट्रॉन जब भी खुश था, और 1 है अब भी खुश है, पूरा भरा हुआ था जब भी खुश था, आधा भरा हुआ है जब भी खुश है। तो इस तरीके से आपको आपबाहु नियम आना चाहिए। ये आपबाहु नियम में हमें सिर्फ ये बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं ना, वे उपकोषों के अनुसार भरते हैं या कक्षकों के अनुसार भरते हैं, और ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते चले जाते हैं सारे। यानी इलेक्ट्रॉनों का भरना कक्षा, ऑर्बिट या सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सब ऑर्बिट या सब सेल के ऊपर या ऑर्बिटल के ऊपर। क्लियर बात। और आपको ये एक्सेप्शन, अपवाद जरूर याद रखने हैं। अपवाद वहां आता है जब आपका डी परेशान होता है कि या तो मेरे 4 के 5 हो जाएं और या तो मेरे 9 के 10 हो जाएं। तो एस उसकी हेल्प इन 2 परिस्थितियों में ही करेगा, जब डी के 4 से 5 हो रहे होंगे या फिर 9 के 10 हो रहे होंगे, जब वो देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।